चलो अभी अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपना टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। इसमें मेनली अपन तीन चीज़ें कवर करने वाले हैं कि रिक्वायरमेंट्स होती क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना रिक्वायरमेंट्स को इतना बड़ा बना दिया कि अपन उसके लिए पूरा एक रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। जैसे अपन ने पहले प्रोसेस एक्टिविटीज़ की बात की थी, तो आप कोई भी प्रोसेस बनाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंदर फर्दर उसकी एक्टिविटीज़ आपको बनानी पड़ती है, सो दैट कि एक कॉमन कॉमन फ्रेमवर्क, कॉमन प्लेटफॉर्म पूरी कंपनी के अंदर है। सारे लोगों को पता हो कि हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं और किस तरह से हमको चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। तो सेम वे रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो रिक्वायरमेंट्स की बात करने से पहले अपने को पता है, रिक्वायरमेंट्स अगर अपने को डिफाइन करनी है, स्पेसिफाई करनी है, तो अपने को किसी से तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। चाहे वो क्लाइंट हो, क्लाइंट का कोई मैनेजर हो, अपनी टीम के लोग हों। अपनी टीम के अंदर हो सकता है कि सेल्स टीम अलग है जो कि क्लाइंट से कम्युनिकेट करती है। ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रही है सबको? माइक ऑन करके बोलें प्लीज। ठीक है, आई थिंक अभी वीडियो क्वालिटी भी बेटर आ रही होगी। मैं बात कर रहा था कि रिक्वायरमेंट्स की बात करने से पहले अपन बेसिक ये बात करेंगे कि जब जब भी आप किसी क्लाइंट और डेवलपर या क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्टर की रिलेशनशिप में होते हैं, तो बेसिक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, सो दैट बिफोर वी कैन एक्चुअली स्टार्ट डीलिंग विद आवर क्लाइंट्स इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स कि उसको क्या बनवाना है, वी कैन एक्चुअली थिंक कि बात करनी कैसे है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रोफेशनल एटिकेट्स या प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अपन पहले उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टू समवन, लिसन टू हिम। अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई सेंसफुल डिस्कशन नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज टू लिसन टू द नेक्स्ट पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है प्रिपेयर बिफोर यू स्टार्ट। जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, तो गैदर सम इंफॉर्मेशन बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट द कम्युनिकेशन, सो दैट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन, तो आपके पास में एक छोटा सा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो, आपके पास में कुछ प्री बिल्ट आपका कुछ मेंटल मॉडल हो उस चीज़ को लेके कि ऐसा ऐसा मुझे इसको लेके ये समझ में आया है, या मुझे इसको लेके ये डाउट्स हैं जो कि मेरे को क्लैरिफाई करने हैं एंड सो ऑन। तो इससे जनरली जो सामने वाला है, जो आपका क्लाइंट है, जो भी मैनेजर है एंड सो ऑन, उसको भी एक थोड़ा सा सेटिस्फाइंग लगता है कि दैट द पर्सन नेक्स्ट टू मी इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन माय प्रोजेक्ट या माय कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट आ जाता है, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ मॉडरेटर, सम काइंड ऑफ अ मॉडरेटर और अ फैसिलिटेटर ड्यूरिंग अ मीटिंग। अब मॉडरेटर क्या होता है, दैट लेट्स से यू आर द मेन पर्सन हु इज ट्राइंग टू गेट ऑल द पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अ कस्टमर। पर ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग द मीटिंग थिंग्स कुड गो नॉर्थ, यानी कि अपन डिस्कस कुछ कर रहे थे और धीरे धीरे कुछ और टॉपिक स्टार्ट हो गए, पॉलिटिक्स डिस्कस होने लग गई, या उसके किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अग्री नहीं करते हैं, तो दोनों के अंदर एक छोटा सा टेंशन सा क्रिएट हो गया है, या प्रोबेबली हो सकता है कि नेगोशिएशंस आर नॉट गोइंग राइट। तो अगर साथ में एक मॉडरेटर हो, एक फैसिलिटेटर हो जब भी दो लोगों के बीच में, तो इट कैन इंश्योर कि जो फोकस है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पर रहे कि वो मीटिंग या वो कम्युनिकेशन हो क्यों रहा है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मॉडरेटर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप जैसे देखते हैं जनरली टीवी डिबेट्स में, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो वहाँ पे एक मॉडरेटर का होना ज़रूरी होता है। सिंपली आप लोग देखते हैं कि कई बार इंटरव्यूज में भी मॉडरेटर होते हैं। So there is mostly one person which is accepted by all the panel members as a moderator. So that person will ensure कि इंटरव्यू का जो फ्लो है वो एक प्रॉपरली मेंटेन्ड रहे और सारे एस्पेक्ट्स जो हैं कैंडिडेट के वो जज किए जा सकें। तो मॉडरेटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, particularly when we are talking about client communication. So it is very good to have a moderator in place. फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव फेस टू फेस मीटिंग्स। अच्छा ठीक है, अभी इन टर्म्स ऑफ इन दीज डिजिटल टाइम्स इट कैन बी डिफिकल्ट टू हैव अ फेस टू फेस मीटिंग विद एवरी क्लाइंट या एवरी मैनेजर, एवरी टीम मैनेजर, टीम member, but in that case, but it is always
preferred to have a face-to-face meeting so that all the aspects of that meeting can be considered by both the parties, and there is a sense of comfortability between the two parties. Digital can create a lot of distractions which can actually do more harm than good. So it is always recommended to have face-to-face meetings as much as possible. If not possible, then we can go for other means of meeting. नेक्स्ट इज टेक नोट्स एंड डॉक्यूमेंट डिसीजंस. टेक नोट्स ड्यूरिंग द मीटिंग. जो भी डिस्कस हो रहा है, जो भी पॉइंट्स पुट अप किए जा रहे हैं, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी क्लाइंट के पॉइंट्स हैं, वी शुड टेक नोट्स फॉर दैट. और जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो साथ के साथ नोट करते रहें. फिर टीम एंड कोलेबोरेशन इज इंपॉर्टेंट. कि जब भी आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं, लेट से आप क्लाइंट से मिल के आए, आपने कुछ बेसिक पॉइंट्स नोट किए, उसके बाद आप अपनी टीम से भी डिस्कस करें. या फिर अगर क्लाइंट के भी 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं, तो सिर्फ एक आदमी ने कहा, आपने उसको एज अ डिसीजन नोट कर लिया, तो वो भी गलत हो सकता है. आपको हमेशा कोलैबोरेशन अचीव करने की कोशिश करनी है, कंसेंसस अचीव करने की कोशिश करनी है कि सब लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, उस पर्टिकुलर बात के लिए, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए या उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अग्री करें. कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोलैबोरेशन नहीं होगा तो बाद में प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी. फिर नेक्स्ट है मॉड्यूलराइजेशन. मॉड्यूलराइजेशन इन जनरल टर्म्स होता है कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को अगर आप बहुत छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें और उन इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम्स को टैकल करें, तो देन वी कॉल इट मॉड्यूलराइजेशन. दूसरा एस्पेक्ट मॉड्यूलराइजेशन का ये है कि वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपने डिवाइड किए, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दे आर यूजुअली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. ठीक है, एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को इन्फ्लुएंस ना करती हो. तो इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स अगर बात करें अपन मॉड्यूलराइजेशन की, तो लेट्स से अगर क्लाइंट ने आपको कुछ मेजर बड़े पॉइंट्स दिए हैं कि दीज आर 4-5 थिंग्स, या ये मेरे 2-3 कॉम्पिटिटर हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अपने कोई प्रोजेक्ट करना है, या फिर लेट्स से कोई बहुत वेग सा उसने आपको डेफिनेशन दे दी है कि मेरे को ये ऐसा ऐसा फीचर चाहिए, तो देन यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट कुड बी द मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन ऑफ दिस. अपन इसको कैसे 3 या 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि फिर क्या होगा कि अपन इंडिविजुअली एक एक पार्ट को और फर्दर डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे. अब मॉड्यूलराइजेशन का फायदा क्या होता है, आपने जैसे इनिशियली 5 पॉइंट बना लिए, तो आपको एट सम पॉइंट आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि ये फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ शुरू किया था और यहाँ खत्म किया था. आफ्टर दैट यू कैन माइग्रेट टू द सेकंड पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट एंड सो ऑन. अगर अपन इस तरह का मॉड्यूलराइजेशन नहीं कर पाते हैं, तो देन आवर कम्युनिकेशन विल बी वेरी वेग. और ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए, कुछ पॉइंट्स अपन बिल्कुल डिस्कस नहीं कर पाए. एंड द सेम अप्लाइज टू अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ऑल्सो. अगर आप मॉड्यूलराइजेशन कर पा रहे हैं, अगर आप किसी टीचर के पास में भी जा रहे हैं डाउट्स पूछने, तो आपके पास में अगर कुछ कंक्रीट पॉइंट्स हैं कि ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट मैं डिस्कस करने जाऊंगा, तो हो सकता है कि आप उस टाइम को बेटर यूटिलाइज कर पाएं. अगर अपने को पहले से क्लियर नहीं होगा, अपन अपनी प्रॉब्लम को डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि 1 घंटा डिस्कस करने के बाद में पता चले कि ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये तो मैं पूछना भूल गया. तो मॉडर्नाइजेशन हेल्प्स कीप द फोकस टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट. फिर नेक्स्ट आता है अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें कोई पॉइंट ऐसा आया है जिसको कि इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स स्पेसिफाई करना बहुत मुश्किल हो. एक एग्जांपल अपन ने पहले भी देखा था कि लेट से अगर कस्टमर ने आपको एक, जो आपका क्लाइंट है, उसने आपको एक रिक्वायरमेंट दी है कि आपको एक ऐसा डैशबोर्ड बनाना है जिसके अंदर 4 पैनल्स आने चाहिए. ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में 4 पैनल इन टर्म्स ऑफ अ क्वाड्रेंट आपको दिखाने हैं. अगर आपने उसको इस तरह से नोट कर लिया कि देयर शुड बी अ डैशबोर्ड, देयर शुड बी 4 पैनल्स ऑन द डैशबोर्ड गिविंग डिटेल्स फॉर दिस एंड दिस. ठीक है, तो क्या होगा, प्रोबेबली जब डेवलपर बनाएगा उसको, तो हो सकता है वो अगर उसको प्रॉपर्ली समझ में ना आए, तो वो उसको टैब्स के फॉर्म में बना दे. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि ओनली वन ऑफ दोज 4 पैनल्स विल बी विजिबल टू द एंड यूजर एट अ टाइम. पर कस्टमर ऐसा नहीं चाहता था. कस्टमर हैड अ वेरी क्लियर रिक्वायरमेंट इन हिज माइंड कि चारों पैनल एक साथ दिखने चाहिए, बिकॉज लेट्स से दैट वाज द प्राइम यूएसपी ऑफ दैट कस्टमर. ठीक है, अपने को नहीं पता कि वो किस चीज को फोकस कर रहा है या वो कॉम्पिटिटर से किस पॉइंट पे फाइट करने वाला है. तो थिंग्स कैन गो रॉन्ग. In such situations, instead of writing the requirement or the discussion in terms of words, we should go for a picture. We should draw a diagram. We can click a picture. We can click a picture of a, let's say, some rivals website, or we can click picture of a, let's say, some brochure of a competitor's product, and so on. So a picture can be very much more valuable than words in some situations.
Okay, next it is we should learn to move on. कि during a meeting there will be several points where we could feel like the meeting has got stuck. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी एक पॉइंट पे नेगोशिएट कर रहे हैं और वहां पे कस्टमर का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और दोनों अटक गए हैं, उसी पे लड़े जा रहे हैं। तो क्या होगा, देयर कुड बी अ केस कि कस्टमर मना कर दे कि मेरे को आप लोगों के साथ काम ही नहीं करना, आप बहुत बदतमीज है। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है कि लेट्स से किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं और कस्टमर जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तब उससे बार बार पूछ रहे हैं, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, 4 बार पूछा, तो क्या हो सकता है, कस्टमर लगेगा कि इनको समझ में ही नहीं आता, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, या फिर उनको उतना बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है। तो दैट कुड ऑल्सो बी द केस। तो कभी कभी रिक्वायरमेंट पूरी समझ में नहीं भी आई है तो भी वी हैव टू मूव ऑन, अपन बाद में फिर फर्दर लेट्स से लेटर ड्यूरिंग द मीटिंग या ड्यूरिंग वन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग्स वी कैन डिस्कस दैट। ठीक है, तो देयर कुड बी मेनी सिनेरियोज वेयर वी शुड नो कि ठीक है अभी वी हैव टू ड्रॉप द दिस डिस्कशन, दिस पॉइंट हियर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, बट at the same time we should remember that we need to come back to this point if this point has not been clarified properly। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ जाता है that good negotiations make both parties win। अगर आप किसी नेगोशिएशन फेज में है, द नेगोशिएशन कुड बी इन टर्म्स ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोजेक्ट, नेगोशिएशन कुड बी इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड, negotiations could be for the programming language to be used, negotiations could be with respect to a particular requirement of a customer, और negotiations could also be in the order of development कि कौन सा मॉड्यूल पहले बनेगा, कौन सा बाद में बनेगा, एंड सो ऑन। In all such cases of negotiations, we should ensure that the both parties should win। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ अपनी अपनी बात मनवाए जा रहे हैं या फिर जो कस्टमर है वही अपनी अपनी बात मनवाए जा रहा है। तो इस तरह के negotiations generally they lead to bitter relationships, bitter professional relationships at later point in time, and that same applies to our personal relationships as well mostly। So in negotiations we should ensure that both parties are winning। ठीक है, एट सम पॉइंट सम कुछ चीजों के लिए ऐसा हो सकता है कि वी विन, बट देन वी शुड एंश्योर दैट at some certain points we should also allow the customer to take the trophy kind of thing। तो these are some basic principles जिनका अपने को ध्यान में रखना होता है when we are talking about professional communication। अब जब अपन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो अपने को दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। That when you are starting a project, there are two particular people involved। First is the customer, okay, which is actually the person who has requested you to consider the request for development of a project or a software and so on। But at the same time, there could be a case that your customer is not your end user। Let's say अपन ने इसको पहले भी डिस्कस किया था, अगर कोई आपके पास आता है ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवाने के लिए, ठीक है, तो इन दैट केस योर कस्टमर इज नॉट द एंड यूजर। End user will be the person who will go to his website for shopping। So we should know that there is a very clear distinction between your customer and your end user, and at the same time you should try to communicate with both of them। You should communicate with the customer, you should try to communicate and understand the point of view of end user also। There could be cases where the end user cannot be involved in the project development process at the initial stage, but in that case you can ask your team members to act as end users within that particular project। Okay? So we should always try to capture the perspective of both the customer as well as end user, okay, because that is very crucial to the success of your project। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की कि ये होता क्या है। अभी तक अपन ने डिस्कस किया कि कैसे बात की जाती है, ठीक है, अभी तक अपन ने फॉर्मली डिफाइन नहीं किया कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या अपन ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। इट वाज जस्ट कि अगर आप कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं किसी प्रोफेशनल सेटअप में तो अपने को किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की दो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। पहला है द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द सर्विसेज दैट द कस्टमर रिक्वायर्स फ्रॉम अ सिस्टम एंड द कंस्ट्रेंट्स अंडर व्हिच इट ऑपरेट्स एंड इज डेवलप्ड। तो बेसिकली सीधी सीधी बात है कि आपको क्या बनवाना है और वो कैसे काम करेगा, बस ये दो चीज़ों का अपने को उनसे बात कर लेनी है। ठीक है, उस पर कौन से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होंगे, कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे, क्या फीचर्स होंगे, क्या सर्विसेज होंगी एंड सो ऑन। तो ये बहुत वेग डेफिनेशन है। थोड़ी सी डिटेल्ड डेफिनेशन अपन देखते हैं। दैट द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोवाइड्स द अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म for understanding what the customer wants, analyzing needs, assessing feasibility, negotiations, and specifying the solution unambiguously।
as well as validating the specification and managing the requirements as they are transformed into an operational system. बेसिकली ये थोड़ा सा और डिटेल स्टेप्स में जा रहा है कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग से बेसिकली अपना पर्पस ये है कि अपन एक ऐसा प्रोसेस डिफाइन करना चाहते हैं जिसमें अपन कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ सकें, जान सकें, उसको एनालाइज करें, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करें, नेगोशिएट करें कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो उसके फाइनेंसेस हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट से मैच ना करते हों, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, या उसके कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकते हैं जो कि चीप हो या फास्ट हो, या जो कि आप ऑफ द शेल्फ उसको प्रोवाइड कर सकें। मे बी कोई मॉड्यूल आपके पास ऑलरेडी डेवलप्ड है, अगर आप कस्टमर को कन्विंस कर लें वही मॉड्यूल अडॉप्ट करने के लिए, तो हो सकता है आपका काफ़ी डेवलपमेंट टाइम बच जाए। इसके अलावा देन वी हैव टू स्पेसिफाई द सॉल्यूशन अनएम्बिगुअसली, ताकि पूरी टीम, जो डेवलपमेंट टीम है, वो समझ सके कि क्या क्या बनाना है, और फाइनली फिर उसको वैलिडेट करना है, और रिक्वायरमेंट्स में अगर फर्दर कोई चेंजेस आते हैं, कोई इवोल्यूशन होता है, तो उनको मैनेज करना है। तो दीज आर ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। पर अब इन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एक और डेफिनेशन पढ़ी जाए, व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट। ये बहुत फनी सी डेफिनेशन है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, और जस्ट मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। The requirements are the descriptions of the system services and constraints that are generated during the requirements engineering process. यानी requirements वो system services और constraints हैं जो कि requirement engineering process के through generate की जाती है। तो काफ़ी कुछ ऐसी डेफिनेशन हो गई कि घर कहाँ है कि पीपल के पास, और पीपल कहाँ है कि घर के पास। तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग बोल दिया कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग सर्विसेज एंड कंस्ट्रेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट या कस्टमर, और रिक्वायरमेंट्स बोल दिया कि दीज आर सिस्टम सर्विसेज एंड कंस्ट्रेंट्स दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो यानी कि रिक्वायरमेंट्स की कोई फॉर्मल डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, रिक्वायरमेंट्स आर व्हाट योर कस्टमर वांट्स, दैट्स इट, एंड द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस is to get those requirements from the customer and ensure that those requirements can be converted into a project and an end product। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स को लेके बहुत फॉर्मल कोई डेफिनेशन दे पाना मुश्किल है, बिकॉज रिक्वायरमेंट्स आर जस्ट रिक्वायरमेंट्स, दे कुड बी एनीथिंग। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट अपन दो चीज़ों की बात कर सकते हैं कि वेदर रिक्वायरमेंट्स आर एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मल। आर रिक्वायरमेंट्स कैन ऑल्सो बी एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने आके कह दिया मेरे को अमेजोन बनवानी है, ठीक है, अमेजोन जैसी वेबसाइट चाहिए ना, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट। उसने मोटा मोटी आपको एक छोटा सा पॉइंट दिया है, अब वो कह रहा है कि मेरे को इससे इसके अलावा कुछ नहीं पता कि उसमें क्या होता है, उसमें कार्ट पेज होगा, प्रोडक्ट पेज होगा, कैटेगरी पेज होगा, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन होगा, लॉजिस्टिक होगा, इन्वेंटरी होगा, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि कस्टमर इज नॉट विलिंग टू, और वेदर द कस्टमर डज नॉट हैव सच डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर योर सिस्टम। ठीक है, और इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, रिक्वायरमेंट्स कैन बी वेरी फॉर्मल। फॉर एग्जांपल अगर अपन ई कॉमर्स की बात करें और कोई ऐसा कस्टमर आता है जो कि ऑलरेडी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में है फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स, तो इट विल गिव यू वेरी वेरी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स कि मेरे प्रोडक्ट पेज पे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखनी चाहिए, प्रोडक्ट पेज पे रेटिंग होनी चाहिए, रेटिंग में कंट्रोल कर सकता हूँ, रिव्यूज होने चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए, उसके अलावा कलर चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स दिखने चाहिए, या सिर्फ वही एट्रीब्यूट्स दिखने चाहिए जो मैं चूज करूँ, एंड सो ऑन। So there is a case that these two both kind of people we could have, that either we can have abstract requirements and as well as people who will give us a very formal definition of their requirements. Both things could be there. तो अपने को दोनों चीजें हमेशा ध्यान में रख के चलनी है। ऐसा नहीं है कि abstract requirements are incorrect, but at the same time if we get formal requirements that is very good for us। ठीक है, अभी अपन थोड़ा सा ब्रेक वाले पार्ट पे आ गए हैं। अब आपको यहाँ एक्टिविटी कंप्लीट करनी है कि आपको एक प्रोजेक्ट चूज करना है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चूज नहीं किया है तो जल्दी से मूडल खोलो, वो लिस्ट निकालो। मैं लिस्ट स्क्रीन पे भी फ्लैश कर देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ से भी देख सको।